बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से बड़ा एक मैकेनिज़्म भी बनाया जा रहा है। लेकिन उस मैकेनिज़्म तैयार होने से पहले पहले जो है वो कुछ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आज जो है वो डीजी हेल्थ सर्विस खैबर पख्तूनख्वा के उनको मुअत्तल कर दिया गया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उनसे किसी ने जो है वो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की थी एक अपने महकमे के अंदर किसी अफ़सर ने। और जब उनकी ट्रांसफ़र की बात उन तक पहुंची तो उन्होंने अपने फ्रंट मैन के ज़रिए जो है वो रिश्वत का मुतालबा किया। ये बात जो है वो सीएम अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुंची तो फिर इसकी इंक्वायरी करवाई गई। इब्तदाई इंक्वायरी में जो इल्ज़ाम है उन पर साबित हुआ है, तो इसलिए उनको डीजी हेल्थ सर्विस जो है उनकी खिदमात जो हैं वो वापस ले ली गई हैं, यानी उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जो हुकूमत है वो कहीं न कहीं करप्शन के ऊपर जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन अपना रही है। साथ ही वहाँ पर कुछ ऐसे इक़दामात भी किए जा रहे हैं, काबीना के अंदर से कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या जो उनके बानी चेयरमैन हैं इमरान खान जो दावे किया करते थे उनके बरख़िलाफ़ हैं। तो इस हवाले से केपी के जो सीएम हैं, वज़ीर आला हैं, उनको कुछ मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन वो अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो है वो ग्रीन सिग्नल लेकर आ चुके हैं। तो अब उनको एक फ्री हैंड मिल चुका है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब अपने सूबे के अंदर अ, खुद मुख्तार होंगे, बाइख्तियार होंगे और वो अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद होंगे। ये कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी खबर नहीं है उन लोगों के लिए जो कि सूबे के अंदर जो है वो अपने तई कुछ मामलात चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो किस तरीके से जो इमरान खान का विज़न है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो विज़न है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये तो कुछ वो मामलात थे जो कि मैंने कहा कि व्लॉग के इब्तिदा में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ख़बरें जो हैं वो इतनी ज़्यादा आती नहीं हैं, या आती हैं तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक आप तक लोगों तक नहीं पहुँचती। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने व्लॉग में कुछ सिलसिला केपी के हवाले से भी शुरू करूँगा, क्योंकि आप लोगों की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो लोग हैं वो ये देखना चाहते हैं कि सूबे में क्या इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या शिकायत है लोगों की और हुकूमत उनका इज़ाला किस तरीके से कर रही है, क्योंकि जो अवामी मैंडेट वहाँ पर मिला है वो 2/3 अक्सरियत से भी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी मेरी ख़बरें जो हैं वो मेन फ़ोकस वहाँ पर रहती हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ वहाँ पर जो स्कैंडल्स हैं उसको हाईलाइट किए और हुकूमत जो है वो फिर उनके ऊपर इक़दामात कर रही है। एक मामला जो है वो जो वज़ीर हैं, मुशीरान हैं, उनकी घरों की मुरम्मत के हवाले से भी एक समरी तैयार की जा रही है। तजवीज़ अभी तक सामने आई है कि ये जो 5 लाख का फ़ंड्स होता है वो बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाए। तो हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख में कुछ होता नहीं है। अलबत्ता हम देखेंगे कि ये फ़ंड 10 लाख तक करना है या नहीं करना, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है और 5 लाख में जो मुरम्मती काम है वो नहीं होता। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस सूबे की आवाम दहशतगर्दी से निमट रही है और जिस मुल्क में इकॉनमी एक बहुत बड़ा मसला है, तो वहाँ पर जो तज़ीन व आराइश के लिए 5 लाख का जो फ़ंड है उसको भी कम करना चाहिए बजाय कि उसको बढ़ाने का। लेकिन अभी तक ये तजवीज़ ही सामने आई है, जब समरी आएगी तो उस पर भी बात करेंगे और जो अगर मंजूर होगा तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उस पे ऊपर हम हाईलाइट भी करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो आवाम का फ़ंड है वो आवाम के ऊपर ही लगे, बजाय इसके कि जो आवाम के हुक्मरान हैं उनकी तज़ीन व आराइश और उनकी खर्चियों के ऊपर खर्च हो। इससे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने ख़ज़ाने के ऊपर एक बाहर से बंदा लाकर बिठा दिया है। बाहर से मुराद ये है कि वो सूबे से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है। मुज़म्मिल असलम साहब कराची से उनका ताल्लुक़ है और इकॉनमिस्ट है और एक इंडिपेंडेंट आदमी है। उनको खैबर पख्तूनख्वा के ख़ज़ाने पर बिठा दिया है ताकि वो कोई किसी किस्म का प्रेशर ना ले सकें। और मुज़म्मिल असलम साहब की एक बात ये है कि वो बड़े क्लियर माइंडेड हैं, इमरान खान के विज़न के मुताबिक चलते हैं, न खाते हैं और न खाने देते हैं। इसीलिए उनको इमरान खान ने खुद चूज़ किया है और उनको मौका दिया है डिलीवर करने का। अब तक उनकी जो डिलीवरेंस है वो काफ़ी बेहतर है। वो उन्होंने जो इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं उनकी भी खिदमात ली हैं, इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाई है, बड़ी
बड़े पैमाने में जो है वो अभी तक प्लेजेस करने में कामयाब हुए हैं। लेट्स सी कि कैसे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का जो फ़ंड है वो उनकी आवाम तक पहुँचाते हैं। अलबत्ता व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आर्मी चीफ़ ने आज खिताब किया है, उस खिताब में एक बार फिर मीडिया जो है वो ज़ेर बहस रहा, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ-साथ इमरान खान से अब बात करने के लिए मिन्नतें और तरले करना शुरू हो गए हैं। ये वही लोग थे जो ये समझते थे, इस इंतज़ार में थे कि इमरान खान जब जेल में जाएँगे तो वो 4 दिन बाद मिन्नतें तरले करना शुरू हो जाएँगे और वो 3 से ज़्यादा 2 दिन जो है वो अंदर नहीं गुज़ार पाएँगे। लेकिन लोगों ने देखा कि इमरान खान जेल में भी डटे हुए हैं, उनके रहनुमाओं के ऊपर तशद्दुद भी किया गया, पार्टी छुड़वाई गई, ख़वातीन को जेलों में डाला गया, उसके बावजूद पार्टी इंटैक्ट रही। फिर भी अगर कुछ ना हुआ तो पार्टी का बले का निशान भी छीना गया, मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात से पार्टी जो है वो इलेक्शन भी लड़ी। उसके बावजूद अगर इमरान खान नहीं डटे तो आखिरी हरबा उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि इमरान खान की जो बीवी है उनको भी पाबंद सलासल किया गया। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान डटे हुए हैं। तो अब ये मामला है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमसे तो बात करें। महमूद खान अचकज़ई से आप बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से आप बात कर रहे हैं, हमसे भी हाथ मिलाएं, हम भी आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है, वो ये है कि सबसे पहले तो अवामी मैंडेट जो छीना गया है 9 फरवरी को वो वापस किया जाए और हमारे लोगों के ऊपर जो ज़ुल्म और बर्बरियत की जा रही है, जो हमारे लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दी जा रही, वो वापस दी जाए। और उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बात होगी। इस तरह नहीं है कि आप एक तरफ से डंडे के ज़ोर के ऊपर हमारे क़ुव्वत को भी क्रश करें, हमारे लोकल हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी क्रश किया जाए और दूसरी तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बात भी करें। तो सियासी माहौल जो है वो मुज़ाकरात का जब तक पैदा नहीं होगा तो इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने सेनेट में ऐवान बाला में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है कि इमरान खान साहब हमसे भी बात करें, हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हम हाथ आप बढ़ा रहे हैं लेकिन आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप महमूद खान अचकज़ई को आपने सदारती उम्मीदवार बना दिया है, हमारा क्या कसूर है, हमसे भी बात करें। मौलाना फजल रहमान का आप नाम बिगाड़ते रहे, उनका नाम आप भूल गए थे, उनसे अगर बात कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं बात कर रहे। तो इमरान खान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ यही है कि उन लोगों से बात नहीं होगी जिन्होंने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। ये लोग जो हैं वो जमहूरियत की बात करते हैं। तो इमरान खान तो जमहूरियत पसंद है, वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अवामी मैंडेट के डाका डालने के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, उनके साथ वो हाथ भी मिला रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई जो कल को शदीद मुखालिफ थे, उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया। मौलाना फजल रहमान से उन्होंने हाथ मिला लिया। बाकी दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी हैं। इस वक्त ग्रैंड अलायंस में 6 जमातें शामिल हैं। अगर जमहूरियत इसी में है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बात की जाए, जमहूरियत इसी में है कि जिन लोगों ने शब खून मारा है अवामी मैंडेट के ऊपर उनसे बात की जाए, तो फिर तो ये कोई जमहूरियत ना हुई, ये तो फिर अपनी मनपसंद की इजारादारी हुई। एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए एक शख्स की जो सेलेक्टेड लोग हैं उनके साथ अगर बात करना है तो फिर इस जद्दोजहद, इस मज़ाहमत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वर्कर्स भी इस वक्त यही चाहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल भी किसी सूरत भी उन लोगों से बात ना करें अनटिल और अनलेस जब तक उनका जो अवामी मैंडेट है वो वापस ना दिया जाए या नया फ्रेश मैंडेट हासिल ना कर लिया जाए। तो इस हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी कल जो है वो इसमें अपने इंटरव्यू में बरमला इजहार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान की गारंटी कौन देगा? इमरान खान की गारंटी यही है कि इमरान खान ये कह चुके हैं कि अगर अवाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और अवाम उनको मुंतखब नहीं करती, किसी और को मुंतखब करती है, तो ठीक है, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो इस पर जाने के लिए कोई आमादगी ज़ाहिर नहीं कर रहा। कुछ और ख़बर जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने व्लॉग में ख़बर भी आपके साथ शेयर करूं, तो जो इम्पोर्टेंट ख़बर आज की है वो कुछ हमारे ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि जो 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा था मुबैना तौर पर उनके जो ISI की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं उस हवाले से, तो अब हुकूमत ने, और हुकूमत आपको पता है कि किसकी है, जो असल हुकूमत है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इन 6 जजेस को सबक सिखाना है। और बुनियादी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस हैं, इसकी इब्तिदा जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार से होगी, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वही वो जज हैं जिन्होंने इस सारे मामले में अपना सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। और वो 3 MPO का केस था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को उन्होंने जिस तरीके से 3 MPO की केस की खिलाफ वर्जी करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस भेजा और फिर उनको सज़ा हुई। तो अब जो असल हुक्मरान हैं वो भी जानते हैं कि इस सारे मामले में जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो लीड कर रहे हैं, इसलिए अब जस्टिस बाबर सत्तार को टारगेट किया जाएगा
اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھی دائر کیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے، اور کچھ ایسے بدتمیز وکلاء جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کی عدالت میں بھیجے جائیں گے، جہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، اور یہ باور کروایا جائے گا کہ ججز ہیں ان کی کوئی وقات نہیں ہے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزی لہجہ اور رویہ اپنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیٹس سی کہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بارز کا کیا کردار ہوتا ہے، کیونکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بارز کو اور پاکستان تحریک انصاف کے تحت جو گرینڈ الائنس بنا ہے جس کی محمود خان اچکزئی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے بارز کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پورے پاکستان کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے شیڈول تیار کیا جا سکے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کا ایک بار پھر سامنے آئے گا، کیونکہ عدلیہ کے ساتھ جو اصل حکمران ہے وہ ایک بار پھر ٹکراؤ لینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف بڑھے گا۔ جو بنیادی طور پر آرمی چیف کے حوالے سے جو آرمی چیف نے خطاب کیا ہے، بدقسمتی کے ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی اور آرمی چیف بھی جب خطاب کرتے ہیں تو ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ میڈیا یا سوشل میڈیا ہوتا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان میں باقی تمام ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، باقی تمام جو لوگ ہوں وہ درست انداز میں اپنے تعین کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف جو اصل فساد کی جڑ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف بھی اپنے ہر خطاب میں انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں، پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخ نہ ڈالنے، توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انشاءاللہ عوام کے تعاون سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر سوشل میڈیا اور میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ منفی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ جو ہے وہ ترقی خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ میڈیا کبھی بھی کسی بھی ملک کی ترقی میں روڑے نہیں اٹکا سکتا۔ دس از ون تھنگ ٹو بی ویری شیور اینڈ ویری ویری مچ honestly should be understand کہ میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی پروپیگنڈا کر کے کبھی ترقیاں جو ہے وہ نہ روکی جا سکتی ہیں، نہ پروپیگنڈے کے ذریعے ترقی کی جا سکتی ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی خوشحالی ترقی کے سفر میں کسی قسم کے عدم استحکام برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی استحکام کے سفر پر مرکوز رکھیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ترقی جو ہے وہ عدم استحکام کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پائے گی، اور عدم استحکام کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ویلاگ پر اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں، اس سے مجھے جو ہے وہ کچھ گائیڈنس بھی ملتی ہے اور مجھے اپنی امپرومنٹ کا موقع بھی ملتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔